1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। भारत के वीर जवानों ने अपने साहस और पराक्रम से पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिए थे। उन्हीं वीर जवानों में से एक वीर योद्धा हैं नायक दीपचंद, जिन्होंने युद्ध के दौरान अपने दोनों पैर और एक हाथ गंवा दिए। वीर योद्धा नायक दीपचंद रायपुर प्रेस क्लब पहुंचकर पत्रकारों से चर्चा की। हिंद, जय भारत। मैं भूमि पर भी काफ़ी वीरों ने जन्म लिया है और साथ ही मैं हमारे उन सूरवीरों को भी नमन करता हूं जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया है। आज हम लोग कारगिल विजय दिवस का 23वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जा रहे हैं और मैं आप सभी को धन्यवाद हूं, बिल्कुल हृदय गहराइयों से अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने जो सेना और सैनिकों के प्रति जो आप लोगों ने एक बीड़ा उठाया है वो ऐसे ही कायम रहना चाहिए, क्योंकि मीडिया के भाई नाराज़ नहीं होना। आज हर आदमी ये बोलता रहता है कि भाई वो पिलर है, वो पहला पिलर है, वो दूसरा पिलर है। मैं आप लोगों को एक ही बोलता हूँ कि एक ही पिलर है, वो है हिंदुस्तान की सेना। जिस दिन वो पिलर हिल गया ये सब पिलर बेकार हैं। ये आप लोगों को भली भांति पता भी है, क्योंकि आज जो हम सांस भी ले रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, सैनिक प्रहरी है वहाँ पर, सीमाओं के ऊपर सैनिक प्रहरी है, तभी हम लोग यहाँ पर अपने बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, अपनी माता बहनें स्वतंत्र घूम रही हैं। मगर अफसोस भी इस चीज़ का होता है कि सिर्फ कारगिल विजय दिवस लगा लो, 15 अगस्त, 26 जनवरी, जब कोई फेस्टिवल आता तभी ये चीज़ें हमें याद आती है, वरना पूरी साल हम लोगों को खुद को पता है, मैं जैसे सैनिक और आप लोगों को, आवाम को भी पता है कि हम कितनी सैनिकों को तवज्जो देते हैं। तो मैं आज प्रेस के माध्यम से यही बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद बोलता हूं कि आप लोगों ने एक सैनिकों के लिए प्रोग्राम किया। प्रेस का मैं हृदय गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। तो मैं श्रीमती अमित सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्षा, एक्स आर्मी फाउंडेशन वीरांगना और एक्स आर्मी फाउंडेशन रायपुर, संदीप शर्मा जी, अमित जी और मेजर प्रवीण साहब, कर्नल कक्कड़ साहब, रविंदर सिंह जी, प्रथम वीर चक्कर से सम्मानित राजू पांडे के परिवार के बड़े भैया भी यहाँ पर आए हैं, वो यहाँ के सैंडिंग संगठन के संरक्षक भी हैं, और वीर माताएं और पिताजी, सबका मैं आज 23वें कारगिल विजय दिवस पर हृदय की गहराइयों से आप लोगों को अभिनंदन करता हूँ। मैं नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल। युद्ध लड़ना एक अलग बात होती है, युद्ध का एक अलग नज़ारा होता है। हर सैनिक को मौका नहीं मिलता है, मौका मिला है वो हमने कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि मेरा तो जब छोटा था, मैं 7-8 साल का, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देख करके मैंने हिंदुस्तान की जो आर्मी को ज्वाइनिंग करने की सोची थी। मेरे खानदान में कोई भी सैनिक नहीं है, आसपास में भी नहीं था, ना ही कोई था। 4 भाई बहन, 6 हैं हम लोग, 2 भाई 4 बहनें, सबसे बड़ा मैं हूँ। तो बचपन में जब मैं मेरे दादाजी के साथ खेती में जाता था तो वही विचार होता था कि मुझे फौजी बनना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देख करके। तो मेरे दादा ने मुझे प्रोत्साहित किया कि बेटा हाँ तुम फौजी बनना, और आज से लगभग 28-29 साल पहले मैं भारतीय सेना के अंदर एक तोपची के रूप में मैंने अपना सेवा दिया। और सेवा के लिए ये था कि अपने बचपन में जो हम लोग आज भी हैं, जैसा हम बोएंगे वैसा काटेंगे, ये कहावत है, मगर अपने शरीर के ऊपर भी वही आती है और अपने पास में वही मिलता है। हम अच्छाई करेंगे, अच्छाई बातें आएंगी। मैंने वो चीज़ सोची और वही मुझे आगे आगे मिलती रही। पहली पोस्टिंग कई जगह हुई पीस में, जम्मू कश्मीर में गए, जम्मू कश्मीर के अंदर मैंने कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया। कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स करने के बाद में वहाँ पर ऐसा हुआ कि धाड़ी दूड़ी रखते थे हम लोग, और हमारा रेजिमेंट का खुफिया विभाग, जिसको इंटेलिजेंट आप बोलते हो, 8 महीने तक मैंने वहाँ पर नौकरी किया। 8 महीने तक नौकरी करने के बाद में 8 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा, जिसमें हमारे एक साथी नायक अवतार सिंह सर शहीद हो गए और एक अधिकारी हमारे अफसर साहब को गोली लगी। तो ये जीवन का संघर्ष चल ही रहा था। तब तक आप लोगों ने देखा कोई कारगिल युद्ध के बारे में, तो वहीं से हमें मूव टू कारगिल का मौका मिला। हर आदमी को मौका नहीं मिलता, हमारी बटालियन का बहुत खुशकिस्मत है कि हमको मौका मिला और वहीं से हमने मूव टू कारगिल किया। हमको 48 आवर्स का टाइम मिला था, मगर जोश और जुनून इतना था कि 24 घंटों के अंदर ही हमने अपनी तोपों को तलोलिंग के ऊपर लगा दिया था। और पहला जो हमने फायरिंग दिया वो तलोलिंग से शुरुआत किया। हज़ारों तोहफे फायरिंग कर रही थी, हमारी बटालियन भी गई। जब मैं, आपने देखा वो कैप्टन कालिया साहब की बॉडी को उठाने नहीं दे रहे थे, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी युद्ध की। आज हमको मीडिया के माध्यम से पता चला कि ये 5100 है, 4875 है, मगर हमें तो उस टाइम ये दिखा जाता था कि बेटा ये पहाड़ी है, ये डाटा और ये एलिवेशन है, बस ताबड़तोड़ फायरिंग।
और ये खुशकिस्मती ये है कि जब आपको अच्छी बातें सोचते तो अच्छी होती हैं। हज़ारों तोपें फायर करी थी। जब हमारी बटालियन की भी 12 तोपें थी, जब हमने फायरिंग शुरू किया तो चार्ली 2 का लेयर में था। चार्ली 2 का पहला गोला ही तलोलिंग के ऊपर हिट हो गया। तो ये पूरा डाटा हमारे लिए और मेरे लिए, मेरे रेजिमेंट के लिए ये था कि भाई ऐसा नहीं था कि भाई मैं ही फन्ने खां था, मैं ही बेस्ट फायरर था, मगर जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो वही डाटा पूरी भारतीय सेना को दिया गया। और तलोलिंग के ऊपर ही मैंने ये बात बोली थी कि साहब हमें राशन मिले ना मिले, अम्यूनिशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि राशन के बिना हम लोग रह सकते थे। और वहाँ पर कोल्ड एरिया था। जो नॉर्मल ड्रेस आज हम बैठे हुए हैं, यही एक नॉर्मल ड्रेस थी, नॉर्मल एक कोटी होती थी। आजकल तो बहुत चेंजिंग हो चुका है। सेना के पास बहुत अस्त्र शस्त्र, बहुत चीज़ आ चुकी है 20, 22, 23 साल में, मगर उस टाइम नॉर्मल ड्रेस थी। मैं आज भी मानता हूँ कि हथियारों से ज़्यादा आत्मविश्वास से लड़ाई लड़ी जाती है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल हमने खुद ने देखा है। अगर आज आपको ऑटोमेटिक हथियार दे दी जाए, अगर आपके हाथ ही कांपने लग जाएंगे तो फिर क्या हथियार का फ़ायदा है। तो हथियार चलाने के लिए वो मादा भी चाहिए आपके अंदर, वो बाजुओं में ताकत भी चाहिए, और उस ताकत के लिए आपको ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो हम लोगों को उतनी अच्छी ट्रेनिंग मिली थी। जैसे आज भी हमारे सैनिक हैं, हमको बोला जाता है कि जो आराम प्रस्थ, जो अभी पीस के एरिए के अंदर अगर आप पसीना बहाओगे तो युद्ध भूमि में खून बचाओगे। इसके जीते जागते उदाहरण हम लोगों ने बिल्कुल देखे हैं। जब हमने अच्छी अगर ट्रेनिंग लिया तो युद्ध भूमि के अंदर हमारी जीत हुई। वहाँ पर पहुँचा है तो उसके बाद में बाजी अपने हाथ में आ गई है। तो हमने 2 राज राइफल, 18 ग्रेनेडियर, 13 जैक राइफल, GR और पंजाब काफ़ी रेजिमेंटों को हमने फायर सपोर्टिंग दिया। मतलब फायरिंग सपोर्ट देते देते जिसको अम्यूनिशन के लिए हम बात कर रहे हैं, हमारे भंवर सिंह साहब तलोलिंग के ऊपर ही शहीद हो गए थे, जो हमारे अम्यूनिशन के जेसीओ थे। सेना में बहुत जवान जब रात को हमारे सामने जाते थे, अगले दिन उनकी पार्थिव शरीर आता था, तो कोई पता नहीं था कब किसका नंबर आ जाए। तो हम लोग 2-2 आदमी बड्डी बने हुए थे, मेरा दोस्त मुकेश कुमार और मैं। तो दोनों को देखते थे कि भाई नई शताब्दी है, 99 वार चल रही है, 2000 कौन देखेगा। तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहता था। और लड़ाई के अंदर 2-3 चीज़ों की दिक्कत ये आई कि आप मानोगे जो जूते हम लोगों ने पहन रखे थे, वो जूते सब जवानों हो, ऑफिसर हो, कोई भी हो, सबके जूते फट चुके थे, क्योंकि 2 महीने तक कोई भी जूते आप ना तो चेंज कर सकते थे, वहाँ पर ऐसा कोई साधन नहीं था। तो आप मानोगे नहीं, रस्सी बांध करके काफ़ी जवानों ने युद्ध लड़ा है। इसका मतलब ये नहीं था कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें कुछ नहीं दिया, मगर वहाँ पर मौका ही ऐसा नहीं था कि आपके तक ये चीज़ें पहुँच जाए। दिमाग में ये चीज़ें थी भी नहीं कि हमें वस्त्र मिले या राशन मिले, हमें तो सिर्फ शस्त्र चाहिए थे वहाँ पर। और यही हर आदमी का मुद्दा था वहाँ पर। और मेन ये था कि जो जोश और जुनून हिंदुस्तान की सेना के अंदर था, अंडर 25 ईयर्स मैक्सिमम वहाँ पर फौज थी, उस जोश और जुनून के कारण हम लोग ये कारगिल विजय दिवस आज मना रहे हैं। तो ये इसके पीछे है ना बहुत कुछ रहता है। आज बहुत बंदे पूछते हैं कि भाई फैमिली के विचार क्या चलता था। युद्ध भूमि में जब सैनिक रहता है ना तो उसको कुछ याद नहीं रहता, सिर्फ राष्ट्र की आन बान शान और एक तिरंगा नजर आता है। और हमेशा वो रहता है कि मैं अपने देश के लिए क्या कर गुजर हूँ। ये उदाहरण हमारे सामने हो, जब हमारे भंवर सिंह साहब शहीद हुए, पुराने थे, अगले महीने पेंशन जा रहे थे, नए लड़के को धक्का दे दिया, आगे से राउंड आ रहा था, और लास्ट वर्डिंग थे कि बेटा हमने तो ज़िंदगी जी ली, तुम अपनी ज़िंदगी जियो। ये कारनामा करता है एक दूसरे के प्रति सैनिक। एक दूसरे के प्रति सैनिक क्यों निछावर है? क्योंकि सेना की मैं बार बार क्यों बात करता हूँ, सेना भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न प्रांत, क्षेत्रवाद से आती है, मगर वहाँ जाकर के अनेकताओं में एकता की मिसाल हो जाती है, और मैं से हम हो जाते हैं। वहाँ पर जाके कोई नहीं बोलता कि मैं बंगाली हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं उड़िया हूँ। वो यही बोलता है कि मैं भारतवासी हूँ और मैं एक सैनिक हूँ। तो आप लोग भी सेना से ये बातें सीख सकते हैं, मगर अफसोस कि हम लोग नहीं सीखते हैं। युद्ध के अंदर बहुत कुछ हुआ। 2 महीने की लड़ाई है, 2 दिन में नहीं बता सकते। मैं चंद सेकंड लास्ट के पॉइंट बताता हूँ। जब हमने पूरा युद्ध लड़ लिया था, टाइगर हिल की जब लास्ट लड़ाई चल रही थी, हमने सोचा हाथी निकल गया है, पूंछ पूंछ रह गई है। हमने दिन के अंदर ही अपने तोपों को चढ़ाना शुरू कर दिया, और हम चढ़ते चढ़ते, बीच में ऐसे नाला है, और चढ़ते चढ़ते हम नाले के पास में पहुँच गए, और नाला बह रहा था, वहाँ जाके तोपों को लगा दिया हम लोगों ने। आगे रास्ता बंद हो चुका था, और बिल्कुल टाइगर हिल के नीचे, हमें नहीं पता था कि बिल्कुल ऊपर ही टाइगर हिल है। तो हर बार फायरिंग हम लोग रात को करते थे, लेकिन उस दिन सोचा चलो यार एक राउंड दिन में फायर कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने एक राउंड फायर किया, लगभग 1-1:30 बजे के आसपास का टाइम था, वहाँ से हज़ारों राउंड हमारे ऊपर फायरिंग आने लगी। हर बार आते थे, लेकिन इस बार नज़ारा कुछ अलग था, क्योंकि हम लोग एक
किलेबंदी दीवार के अंदर फंस चुके थे। दाएं बाएं पूरी पहाड़ है, एक नाले के अंदर आगे बिल्कुल बंद है, तो भागेंगे तो भागेगा, कोई बंकर नहीं, कुछ भी नहीं है। नीचे से ऑर्डर आ चुका था, जिसको जहां मौका मिलता छुप जाओ। जब हम पीछे नज़र 17,000 की हाइट से जब हम पीछे मुड़ के देख रहे हैं, तो हमारे पतीले वगैरह, राशन वगैरह और टैटू कंपनी तितर बितर इतना बमबारी हो रही है, ऐसे वो हवा में उड़ रहे हैं और हमारे आजू बाजू में बम गिर रहे हैं। अभी छुपेंगे तो छुपे कहाँ? नीचे से ऑर्डर आ गया, भाई जिसको मौका मिलता वहीं पर छुप जाओ। ये मैं उस टाइम फटाफट कार्रवाई हो रही थी, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ। मेरा दोस्त मुकेश कुमार और हम दोनों आदमी तोपों में बैठे हुए हैं, तो हमने बोला कि सर चलते हैं। तो उसने बोला अगर हम चले जाएंगे तो अपनी तोपों को दुश्मन बर्बाद कर देगा। तो मैंने बोला 2 आदमी क्या करेंगे? बोला लड़ेंगे। हमारे अधिकारी दाएं बाएं मेरे बैठे हैं। मैंने ये भी वर्डिंग बोली कि भाई ऊपर से ऑर्डर आ चुका है और जिसको तनख्वाह ज़्यादा मिलती है वो भी चले गए हैं, तो हम दोनों किस लिए मौत की मुँह जाना। उसने बोला अगर आपको डर लग रहा है तो आप जाइए। तो दोस्ती हमारी दोनों की तगड़ी थी। वादा किया था हम लोगों ने कि दोनों में से कोई भी चला जाएगा तो एक दूसरे के परिवार को जरूर मिलेंगे। अगर आप शहीद हो गए तो मैं आपके परिवार से मिलने जाऊंगा, अगर मैं चला गया तो आप जाना। तो दोनों आदमी बैठे हैं, तो मैंने बोला ठीक है, दोस्ती पक्की। तो मैं चुपचाप बैठा रहा। चंद सेकंड बाद उन्होंने बोला कि चलो चलते हैं। हमारे बीच में एक पत्थर है और वो AK-47 वाला मैं लेके आता हूँ, क्योंकि हम लोग शेप से गए थे। समाल एमिनेशन भी हमारे पास रहता है, तो वो जैसे AK-47 उठाने के लिए गया और मैं इधर भागा और वो उधर भागा। तो हमारे पंडित जी कुमोती साहब ऐसे बैठे हुए हैं और हम लोगों ने एक के ऊपर एक ऐसे मुंडी डाल रखी सबके ऊपर, और गुरुजी बोल रहे हैं कि भाई अभी हरि का नाम जपो, किसका भी नाम जपो, अभी जो भी होना है तो ऊपर वाले के हाथ में। और एमिनेशन दबादब ऊपर से फायरिंग आ रही है। 10 मिनट बाद फायरिंग बंद हो गई। तो एक छोटे से गड्ढे के अंदर, वहाँ को बंकर नहीं था, हम लोग 90 आदमी थे, ऑक्सीजन की कमी थी और एक के ऊपर एक किसी का ना तो दम घुटा ना कुछ हुआ, सबके सब हम लोग जिंदा निकले। आज भी आश्चर्य की बात है। तो जैसे ही निकले तो 90 आदमी, आज हम सोचते हैं कि यार 90 आदमी उस खड्डे के अंदर कैसे आए। बस खाली पंडित जी ऐसे बैठे हैं और एक के ऊपर सबकी ऐसे मुंडी है। नीचे वाला भी बंदा सुरक्षित है, ऊपर वाला भी। और वहाँ सांस लेने की 17,000 हाइट के ऊपर सांस लेने की वैसे दिक्कत आ रही है। हर बार जब भी फायरिंग होती थी हम हर बार यही सोचते थे उसके बाद में जान माल की क्या नुकसान हुआ। तो अभी जैसे हम लोग गनों की तरफ बढ़े तो ऐसे मांस के टुकड़े पड़े हुए, और हमारी दोनों की रिपोर्ट नीचे लग चुकी थी कि ये दोनों छुप नहीं रहे हैं। वो भी गलत बात थी, मगर जो भी है तो बाद में सोचेंगे बोले। तो हम जैसे चलने लगे तो ऐसे हमारे सामने हमारे हवलदार खेमराज राणा, तो ऐसे मांस के टुकड़े पड़े हुए। मैंने बोला सर ये मांस के टुकड़े, क्योंकि हम तो नए नए 5-6 साल नौकरी हमारी, तो और वो सीनियर थे। उन्होंने बोला यार ऊपर से कोई पक्षी आ गया होगा, इतना फायर हुआ है। थोड़ा आगे गए तो थोड़ा आगे जाने के बाद फिर एक मांस का टुकड़ा मिला। फिर मैंने बोला सर ये है, और हमारे साथ में सब चल रहे थे। तो उसने बोला यार कोई गिद्ध वगैरह आ गया, इतनी फायर है, इतना कोई बड़ा पक्षी आ गया होगा। मगर जैसे ही उसने टर्निंग मारा और उसने बोला मुकेश, और वो बैठ गए, मेरे दोस्त की यहाँ से गर्दन उड़ चुकी थी। धड़कन चल रही है, नबज चल रही है, मगर गर्दन नहीं है यहाँ पर। तो ये एक ट्रेजेडी थी, बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी मतलब। और ऐसा देखते ही वो सर बैठ गए, मगर मेरा तो बिल्कुल जिगरी दोस्त था। ये कंडीशन देख करके हर आदमी को डर लगता है, क्योंकि भले हम फौजी हैं लेकिन इंसान है। तो मैंने अपना कोट निकाला और उनको कोट को से ब्लड बंद किया। अभी धधक रहा है लास्ट और आखिरी सांसें उन्होंने मेरे इन्हीं हाथों में लिया। उस टाइम मुझे ये ख्वाब आया था कि काश इनकी जगह मैं क्यों नहीं गया, मतलब क्योंकि ये एक दूसरे के प्रति योगदान रहता है, एक साथी के प्रति दूसरे साथी का ये बिना निस्वार्थ के ये काम रहता है। तो बहुत एक ट्रेजरी हुई है, इतनी बड़ी ट्रेजरी कि आज भी उस कमी को पूरा नहीं कर सकते हम लोग। आज जिसका जाता है ना, आज चाहे वीरांगनाएं बैठी हुई है, चाहे आज शहीद परिवार बैठे हुए हैं, आज जिसका गया है उनको पता है कि क्या योगदान है, क्या उसका वो है बलिदान है। मतलब उस बलिदान को ना कोई आप पूरा कर सकते हो, ना मैं पूरा कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने बोला सर मेरे को साथ में जाना है, तो मेरे को साथ में नहीं जाने दिया, सिर्फ खाली मर्जी तक जाने दिया। वहाँ मैं उनकी पार्थिव शरीर को मर्जी तक लेके गया, और वहाँ पर जो एक जवान को बोला जाता है लड़ाई में कि क्या निशान चेक करने, मैंने अपने दोस्त के निशान चेक किए, अगरबत्ती लगाया, अंतिम प्रणाम किया, और वहीं पाँव पर हाथ लगा कर कसम खाई कि दोस्त तेरी शहादत का बदला हम जरूर लेंगे। उसके बाद वापस हम लोग टाइगर हिल पर गए, और टाइगर हिल पर जाने के बाद उस दिन बिल्कुल फायरिंग नहीं हुआ, उस दिन बिल्कुल तैयारी किया। अगले तीन दिन तक हमने भारी फायर स्पोर्ट दे करके टाइगर हिल के ऊपर तिरंगा लगा करके अपने दोस्त की शहादत का बदला लिया। मतलब तो मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि जितना हो सकता है सैनिकों का सम्मान करो। सैनिक वो कड़ी है, जैसे आप लोगों ने कोविड में देखा ना, ऑक्सीजन की जस्ट कमी थी। सैनिक देश के लिए वो ऑक्सीजन है जो 2 सेकंड के लिए वहाँ से हट गए ना, तो हमारा क्या हाल होगा ये हमको नहीं पता है। मतलब
ऐसा नहीं है कि देश की सेना हटेगी नहीं कोई भी, मगर विचार करिए आप लोग। आज सब हम अपने अपने लिए, मेरा मेरे के लिए करते हैं, मगर सैनिक वसुदेव कुटुंबकम, पूरा भारतवर्ष अपना है, ये सैनिक की एक परिभाषा है। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करता हूं कि इन चीज़ों के साथ में मैं प्रेस को ज़्यादातर बोलता हूं कि छोटे से छोटा कोई कार्यक्रम हो, क्यों हम इंतजार करते हैं कि किसी जवान की शहादत हो जाएगी और फिर हम झंडे डंडे लेकर के चलेंगे और फिर भारत माता की जय बोलेंगे, और मगर वही जवान जब आपके पास में छुट्टी आता है, जब वो जिंदा रहता, तब उसको क्यों नहीं इतनी तवज्जो दी जाती। हम लोग मूर्ति पूजन पर बहुत विश्वास रखते हैं कि भाई मर जाएगा तो उसकी स्मारक बना दो, मूर्ति पूजन करो, मगर वही सैनिक जब जिंदा रहते हैं तब उसकी अहमियत आप लोगों को क्यों नहीं याद आती। तो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल हर बच्चा हो, आपका कोई प्रोग्राम हो, शादी ब्याह हो, बर्थडे हो, वीरांगनाओं को, सैनिकों को, दिव्यांग सैनिकों को, और जो फौजी हमारे आज सैनिक में के अंदर निस्वार्थ लगे हुए हैं, उनका जब वो छुट्टी आते हैं उनको तवज्जो देनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं। टाइम की कमी है सर बोलने की, और फिर कभी फिर मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय रायपुर।